नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला पर। अपने कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 12 व्रत चल रहा है, जिसकी हमने प्रश्नावली 12.2 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम 12.3 को शुरू करेंगे। तो देखिए 12.3 शुरू करने से पहले हम सीखेंगे कि कोई भी एक व्रत है और व्रत का चाप क्या होता है। वैसे मैंने पूर्व कक्षाओं में आपको बता दिया है कि व्रत का चाप क्या होता है, व्रतखंड क्या होता है, दीर्घ व्रतखंड क्या होता है, लघु व्रतखंड क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई व्रत स्थित है अपने पास, माना कि एक व्रत स्थित है, इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र O है। अगर यहाँ से इस पर एक टुकड़ा काट लिया जाए व्रत का, तो ये जो व्रत का टुकड़ा है वो टुकड़ा क्या कहलाता है, ये व्रत का चाप कहलाता है। तो ए भी अपने पास क्या है, एक व्रत का चाप हो जाता है। इसी प्रकार अगर इस चाप को, एक व्रत है अपने पास और अगर इसे केंद्र से, यानी कि जो व्रत का व्यास है, मध्य जीवा है, अगर व्यास से बराबर भागों में बांटा जाता है, व्यास से बराबर भागों में अगर इसे काटा जाता है, तो ये दोनों बराबर हिस्से आपको दिख रहे हैं, तो ये कहलाता है अर्धव्रत। तो ये तो कहलाता है अर्धव्रत। अगर इसे व्यास, व्रत की जो मेन व्यास होता है केंद्र से, अगर इसको यहाँ से ना काटकर एक हिस्सा काटा जाए, तो ये क्या कहलाएगा, एक व्रत का चाप कहलाता है। आज हम व्रत के चाप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय सिद्ध करेंगे कि व्रत का चाप व्रत के केंद्र पर किस प्रकार कोण अंतरित करता है, उसकी परिधि पर किस प्रकार से कोण अंतरित करता है, ये हम सीखेंगे। तो जैसे एक ए बी है, जो चाप खंड हमने काटा, तो ए बी व्रत की क्या हो जाएगी, ए बी व्रत की एक जीवा हो जाएगी। तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और चाप ए बी द्वारा व्रत की परिधि पर अंतरित कोण के मध्य क्या संबंध रहेगा, ये हम आज जानेंगे। जो ये कोण बन रहा है, इसका व्रत की परिधि पर जो कोण बनेगा उससे क्या संबंध रहेगा। और अगर कोई व्रत है, एक अर्धव्रत है, अर्धव्रत के द्वारा व्रत की परिधि पर अगर कोई व्रत बन रहा है, तो उसका व्रत के केंद्र के साथ क्या संबंध रहेगा, इन सब की जानकारी हम आज की क्लास में प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सामान्य जानकारी थी जो मैंने आपको सिखा दी। इसी प्रकार एक और जो व्रत की, ये हम अच्छी तरह सीखेंगे अभी प्रमेय की सहायता से सिद्ध करके। एक त्रिभुज का नियम भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एक त्रिभुज स्थित है, ये एक त्रिभुज है अपने पास ए बी और सी, इस पर कोण बने हुए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अगर कोण सी वाली भुजा को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, अगर कोण सी वाली भुजा को हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं, तो जो ये बाह्य कोण प्राप्त हो रहा है, हमें जो बाह्य कोण सी प्राप्त हो रहा है, इसका मान इसके अलावा अंदर के, इसके सामने जो दो कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। देखिए किस प्रकार होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण सी, तो बाह्य कोण सी का मान क्या रहेगा, जो अंतः कोण है, कोण ए प्लस कोण बी के योग के बराबर रहेगा। अगर इसी प्रकार हम बी भुजा को बढ़ाते हैं, अगर हम बी भुजा को आगे बढ़ा देते हैं, अगर हम बी भुजा को आगे बढ़ाते हैं, तो बी का जो कोण बनेगा बाह्य, तो ये किसके बराबर रहेगा, अंदर के दोनों कोणों के। तो कोण बी जो बाह्य है वो किसके बराबर रहेगा, अंतः कोण ए और कोण सी के बराबर रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे बता सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे ए तो अपने पास 30 डिग्री है साहब, और ये कितना है 45 डिग्री, कितना है ये 30 डिग्री और 45 डिग्री। और आपसे पूछ लिया जाए कि कोण सी का जो बाह्य कोण है उसका मान क्या होगा। हम जानते हैं कि जो कोण सी का बाह्य कोण है वो अंतर के दोनों, अंदर अंतः कोण जो दो हैं उनके योग के बराबर होता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 75 डिग्री इस बाह्य कोण का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं किस प्रकार प्रमेय सिद्ध करते हैं। ये बेसिक जानकारी है जो आपको होनी आवश्यक है। ये आज की जो प्रमेय हम सिद्ध करेंगे उसमें इनकी आवश्यकता महसूस होगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए आज की पहली प्रमेय क्या है, हम शुरू कर रहे हैं व्रत पर अंतरित कोण। तो देखिए आप, देखिए अपने प्रमेय है आज की कि एक चाप द्वारा व्रत के केंद्र पर अंतरित कोण व्रत के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का
दुगना होता है। क्या प्रमेय है कि अगर कोई वृत्त है, इसका एक चाप है, तो चाप द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के जो शेष भाग, यानी कि जो शेष भाग, एक बिंदु ले लिया हमने बिंदु सी, तो यहाँ पर जो कोण अंतरित हो रहा है वो कोण वृत्त के जो केंद्र है इसके पर बने हुए कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपने लिए, ये लिखते हैं क्या दिया हुआ है। सिद्ध करने का वही मेथड, सबसे पहले लिखते हैं हम दिया हुआ है। अब अपने लिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए आप, अपने लिए दिया हुआ है कि एक चाप है, तो इसके वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, तो लिखते हैं ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो कोण AOB है, कोण AOB, ये क्या होगा, इस पर बना कोण केंद्र के वृत्त के चाप द्वारा अन्यत्र कहीं भी बने हुए कोण का क्या होता है, दुगना। तो ये हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB यानी कि जो कोण O है वो क्या रहेगा, वृत्त की परिधि पर अन्यत्र कहीं भी बने हुए कोण का क्या रहता है, दुगना रहता है। तो ये कोण C का क्या रहेगा, दुगना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि कोण O बराबर रहेगा, दुगना रहेगा कोण C का। ठीक है, सिद्ध ये करना है। अब इसके लिए हमें क्या है, रचना में क्या किया हमने कि C बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिला दिया। सी व ओ बिंदु को मिलाया। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर किसके, दुगना है किसके, कोण ACB के। तो देखिए हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे AOC में, दिख रहा है आपको त्रिभुज AOC। तो त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में क्या है, त्रिभुज AOC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आप समद्विबाहु त्रिभुज कैसे मान सकते हो इसको, क्योंकि OA जो भुजा है वो भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और जो OC भुजा है ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्यों है, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि OA क्या है, OA भुजा किसके बराबर रहेगी, OC भुजा की। क्यों रहेगी, क्योंकि ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या। अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके द्वारा बना कोण भी क्या रहेगा, बराबर। तो एक कोण, जैसे कोण 1 है और एक कोण क्या है, ये कोण 1 और एक कोण 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 भी किसके बराबर रहेगा, कोण 2 के बराबर रहेगा। समीकरण नंबर 1। हमें कोण का ही तो लेना है, कोण का योग करके इसको किसके बराबर कर देना है कि कोण C के बराबर रहेगा। हमने क्या लिया कि त्रिभुज AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर कोण 1 क्या है, कोण 2 के बराबर है। अब हम त्रिभुज नियम से जानते हैं, जो मैंने आपको क्लास शुरू होने के पहले बताया कि त्रिभुज नियम से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये बाह्य कोण का निर्माण हो रहा है एक AOC, हम कह सकते हैं त्रिभुज नियम से कोण AOP, ये बाह्य कोण दिख रहा है आपको AOP, तो ये जो बाह्य कोण रहेगा इसका मान क्या रहेगा, दोनों कोणों के बराबर रहेगा। तो कोण AOP से हम लिख सकते हैं क्या, AOP बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। ध्यान से समझिए कि AOP ये क्या है, एक बाह्य कोण है और बाह्य कोण का मान क्या होता है, दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण 1 और कोण 2 का योग करने पर हमें कोण AOP प्राप्त हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कोण AOP बराबर है किसके, कोण 1 प्लस कोण 2 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाह्य कोण नियम से। ठीक है, आपको याद रखने के लिए लिख देता हूं कि बाह्य कोण नियम। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से क्या है, समीकरण नंबर 1 से क्या है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो हम लिखते हैं कि कोण AOP, अब कोण 1 कोण 2 के बराबर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोण दुगना हो जाएगा किसका, कोण 1 का। तो ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। ठीक है,
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या करना है। अब दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में भी हम क्या लिख सकते हैं कि जो BOP त्रिभुज, देखिए अच्छी तरह से, जो त्रिभुज है BOP, त्रिभुज BOC में भी हम क्या लिख सकते हैं, BOC में हम लिख सकते हैं कि कोण BOP, जो कोण BOP है वो किसके बराबर रहेगा, जो ये कोण है इसके दुगने के बराबर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक बाह्य कोण है, त्रिभुज BOC में हम लिख सकते हैं कि कोण BOP, जो ये कोण है BOP, ये किसके बराबर रहेगा, दुगना रहेगा ये किसका, कोण θ का। कैसे, इसी नियम से, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये होगी अपने पास समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हो गई। अब जो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुई, तो समीकरण नंबर 2 और 3 को क्या कर देंगे, ऐड करके देखें कि कोण AOP कहां पर बन रहा है और कोण BOP कहां पर बन रहा है। तो देखिए हम लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या लिख रहे हैं हम कि कोण AOP प्लस कोण BOP दोनों को ऐड कर दिया। समीकरण नंबर 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, तो कोण AOP किसके बराबर रहेगा, BOP के। भाई ये भी एक बाह्य कोण है AOP, ये भी एक बाह्य कोण है BOP, तो दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर क्या प्राप्त हो गया, दुगुना कोण A प्लस 2 गुणा कोण 3। तो इसको सोल्व करते हैं। तो जो कोण AOP, ये वाला हिस्सा, केवल ये वाला हिस्सा प्राप्त हो रहा है, और एक दूसरा कोण है BOP, यानी कि ये वाला हिस्सा कोण प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड करने पर क्या है, ये पूरा हिस्सा प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा, पूरा हिस्सा प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये पूरा क्या हो जाएगा, कोण AOB, ये दोनों प्राप्त हो रहा है, कोण AOB। इसी प्रकार यहाँ चलिए 2 तो कॉमन आ गया, कोण 1 प्लस कोण 3 लिख सकते हैं। तो कोण AOB बराबर दुगना, अब कोण 1 और कोण 3, इसी प्रकार जैसे यहाँ नीचे देखा वहां देखिए कोण 1 है ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा है कोण 3। अगर इन दोनों हिस्सों को जोड़ दें तो पूरा कोण प्राप्त हो रहा है हमें, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, पूरा कोण क्या है, ACB, कोण ACB। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें सिद्ध करना था कि अगर वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो किसी भी अन्य भाग पर बने हुए कोण का क्या रहता है, दुगना होता है। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, आपको डायरेक्ट भी लाइन याद होनी चाहिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र पर अंतरित कोण है जो वृत्त के शेष भाग कर किसी बिंदु पर बने हुए कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी ये। अब जैसे मैं आपको एक संख्या लेकर बता देता हूं कि कोई संख्या दी हुई है और उस संख्या के आधार पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोण, इस प्रमेय का क्या उपयोग है। तो देखिए प्रमेय का क्या उपयोग है कि एक ये वृत्त है अपने पास, एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र पर ये एक चाप है वृत्त का, ये चाप AB, ये वृत्त का चाप है, और ये क्या है, एक जीवा की कोई जरूरत नहीं है वैसे यहाँ, ये वृत्त का क्या है, केंद्र O। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे इस कोण का मान कितना है, इस कोण का मान है साहब 70 डिग्री, कितना मान है इसका, 70 डिग्री, और आपसे पूछ लिया जाए कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर 70 डिग्री है तो वृत्त के चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का मान बताइए। तो ये इस कोण का आप मान कैसे पता लगाओगे, डायरेक्ट ओरल कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए कि अगर हम जानते हैं कि वृत्त पर जो केंद्र पर बना हुआ कोण है, लिखा हुआ है कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, 70 डिग्री, जो वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो इसका दुगना मतलब यहाँ क्या रहेगा, इसका आधा प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम, तो ये कितना प्राप्त हो गया हमें, 35 डिग्री ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के किसी अन्य हिस्से पर बने कोण का ये क्या होता है, दुगना। तो ये 35 डिग्री रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अगर दूसरी प्रकार का क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर एक वृत्त है, ये केंद्र, एक इसका चाप दे रखा है AB, इस बार हमें क्या है,
केंद्र का नहीं देकर क्या दे दिया, परिधि पर अंतरित कोण में दे दिया कि वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण कितना है साहब, 35 डिग्री। कितना है, वृत्त की परिधि पर, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण 35 डिग्री है, तो इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होगा बताओ। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि पर जो भी कोण बनता है बार, वह केंद्र पर बनी परिधि का क्या होता है, केंद्र पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये 35 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रमेय के उपयोग है। एक आपको ये लाइन याद रखनी है कि अर्धवृत्त के द्वारा, अर्धवृत्त वृत्त की परिधि पर, आपको एक और लाइन याद रखनी है, बहुत सी बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्या याद रखनी है आपको कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, हमेशा समकोण बना होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या याद रखना है आपको कि जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। कैसे होगा, अर्धवृत्त क्या रहता है, जो बीच में से, जैसे एक वृत्त का व्यास है तो इसको 2 हिस्सों में बांट लिया, तो जो यहाँ पर कोण अंतरित करेगा ये हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे रहेगा ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।